नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में हाल ही में नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं। तो इन्हीं में से एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इसकी एक धारा है सेक्शन 218, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पता है, ये एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जो कुछ सरकारी कर्मचारियों को उनके खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई से बचाता है। एक तरह की ढाल है ये। तो ये ढाल आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल मन में आता है। सोचिए, जब कोई पब्लिक सर्वेंट मतलब कोई सरकारी अधिकारी कानून तोड़ता है तो क्या होता है? क्या प्रक्रिया होती है? क्या अदालत सीधे सीधे उन पर वैसे ही मुकदमा चला सकती है जैसे किसी आम नागरिक पर चलता है? बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो हमारे इस सवाल का जवाब इस कानून के पहले पहलू में ही छिपा है, जो अधिकारियों के लिए आप कह सकते हैं एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। ऐसा नहीं है कि उन पर सीधा मुकदमा चल जाएगा। असल में उनके और अदालत के बीच में एक कानूनी ढाल खड़ी होती है। इसी को कहते हैं सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, या हिंदी में कहें तो अभियोजन की मंजूरी। तो ये अभियोजन की मंजूरी आखिर है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार से ली जाने वाली एक परमिशन है, एक इजाजत। मतलब अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई अपराध करने का आरोप लगता है, तो कोर्ट सरकार की इजाजत के बिना उस केस को शुरू ही नहीं कर सकती। कार्यवाही तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक अधिकारी पर आरोप लगता है, फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सरकार से मुकदमा चलाने की परमिशन मांगती है। इसके बाद सरकार उस रिक्वेस्ट को रिव्यू करती है और अपना फैसला देती है। और सिर्फ तभी जब सरकार हाँ बोलती है, यानी मंजूरी देती है, तभी कोर्ट उस मामले पर कोई एक्शन ले सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्पेशल प्रोटेक्शन है, ये सुरक्षा कवच, ये आखिर मिलता किससे है? तो देखिए, ये नियम जजों और मैजिस्ट्रेटों पर लागू होता है, उन पब्लिक सर्वेंट्स पर जिन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास है, आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों पर, और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वाले कुछ स्टेट फोर्सेस पर भी ये लागू होता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस कानून के सबसे पेचीदा और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा विवादास्पद पहलू को समझते हैं, और वो है ये आधिकारिक कर्तव्य का मतलब। यही वो सवाल है जिस पर हमारी अदालतें सालों से माथापच्ची कर रही हैं। आखिर कैसे तय होगा कि कोई काम ऑफिशियल ड्यूटी के तहत किया गया था या नहीं? क्योंकि ये पूरी कानूनी सुरक्षा जो है वो इसी एक लाइन पर टिकी हुई है। देखिए, इस सवाल को लेकर दो तरह की सोच है, दो बिल्कुल अलग अलग व्यूज। एक है जिसे हम कह सकते हैं नैरो व्यू। ये कहता है कि भाई, अपराध करना जैसे रिश्वत लेना या किसी पर हमला करना, ये किसी की ऑफिशियल ड्यूटी कैसे हो सकती है? कभी नहीं। और अगर ये मान लिया तो ये कानून तो फिर बेकार ही हो गया। वहीं दूसरी तरफ है वाइडर व्यू, जो कहता है कि नहीं, अगर कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ भी करता है तो उसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है ना? क्योंकि इस तरह तो कोई भी क्रिमिनल एक्ट करके बच सकता है। तो फिर रास्ता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का एक रास्ता निकाला है। कोर्ट का कहना है कि हमें ये देखना होगा कि जिस काम पर आरोप लगा है, क्या उसका उस अधिकारी की ऑफिशियल ड्यूटी से कोई सीधा और उचित संबंध है या नहीं। मतलब एक डायरेक्ट एंड रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए। देवेंद्र सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जो हमें रास्ता दिखाते हैं। पहला, ये कि ये जो प्रोटेक्शन है ये ईमानदार अधिकारियों के लिए है, न कि भ्रष्ट अधिकारियों के लिए अपराध छुपाने का एक बहाना। दूसरा, ड्यूटी से कनेक्शन असली होना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं, कोई बनावटी या काल्पनिक दावा नहीं। और तीसरा ये भी कि अगर कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी की सीमा लांघ भी जाता है, लेकिन उसके काम और ड्यूटी में एक रीजनेबल कनेक्शन है, तो भी उसे ये प्रोटेक्शन मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सुरक्षा कवच बिल्कुल अभेद्य है, कि इसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, कुछ सीमाएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस ढाल में दरारें कहां कहां हैं। 120, ये नंबर याद रखिएगा, 120 दिन। इस कानून में ये टाइम लिमिट एक बहुत बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सरकार से परमिशन मांगती है तो सरकार को 120 दिनों के अंदर अंदर अपना फैसला देना ही होगा। वो इसे लटका नहीं सकती। और मान लीजिए कि सरकार 120 दिनों में कोई जवाब नहीं देती, तो क्या होगा? तब यह मान लिया जाएगा कि मंजूरी मिल गई है। इसे डीम्ड सैंक्शन कहते हैं। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि मामलों में बेवजह की और अनिश्चितकालीन देरी ना हो।
और हाँ, जैसा मैंने कहा, ये ढाल हमेशा काम नहीं आती। भारतीय न्याय संहिता के तहत कुछ बहुत ही गंभीर अपराधों के लिए इस मंजूरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि रिश्वतखोरी का मामला हो तो अदालत सरकार की इजाज़त का इंतज़ार नहीं करेगी, वो सीधे कार्रवाई कर सकती है। तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये कानून आखिर है क्यों? ये प्रोटेक्शन और अकाउंटेबिलिटी, मतलब संरक्षण और जवाबदेही के बीच संतुलन कैसे बनाता है? देखिए, इस कानून का जो मूल मकसद है ना, वो है ईमानदार अधिकारियों को बचाना, ताकि वो बिना किसी डर के आज़ादी से अपनी ड्यूटी कर सकें और उन्हें झूठे या सिर्फ परेशान करने वाले मुकदमों में ना फंसाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुब्रमण्यम स्वामी केस में बिल्कुल साफ कहा था कि ये ढाल भ्रष्ट अधिकारियों के लिए नहीं है। इस कानून का मकसद ईमानदारी, न्याय और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, न कि करप्शन को छिपाना। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे बनाए रखना जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ ईमानदार अधिकारियों को बेवजह के परेशानी से बचाने की ज़रूरत है और दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों को कानून के कटघरे में खड़ा करने की। तो क्या ये कानून इन दोनों ज़रूरतों के बीच सही बैलेंस बना पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ज़रूरी है।